जैसे कि कल की क्लास में मैंने देखा था कि पहले मैं बताया था अट्रैक्शन क्या होता है, फिर मैंने बोला था ग्रेविटी क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, और फिर मैंने बोला था ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। दोनों के बारे में मैंने बताया था। उसके बाद मैंने फोर्स ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स में मैंने डिफरेंस बताया था कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, जब अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालते हैं उसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। जब किसी अदर दो ऑब्जेक्ट के बीच में हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालते हैं तो उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल फोर्स में आप अंतर समझ गए होंगे। और कल मैं कोई खास बात मैं नहीं किया था, मैं चैप्टर का मैं इंट्रोडक्शन दे रहा था, एक स्टोरी टाइप में बातें बता रहा था। उसी इंट्रोडक्शन के माध्यम से मैंने आपको बताया था जो अट्रैक्शन क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, और मैंने बताया था डिस्कवर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स का आविष्कार कैसे हुआ था। तो मैंने न्यूटन के लाइफ का मैंने एक ऐसा बातें बताई, उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी। उसके बाद उन्होंने थिंकिंग करना स्टार्ट कर दिया जो वो ग्रेविटेशनल फोर्स हम कैसे निकालें। तो उसके बाद उन्होंने अपना एक नियम दिया, उन्होंने अपना एक थॉट दिया और अपना एक विचार दिया। क्या दिया विचार, उसी विचार को आज हम पढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो कल की क्लास में मैं साथ साथ में लिखा रहा था, क्योंकि मैं उसके बाद देखा वीडियो बहुत लंबा बन रहा था, इसलिए मैंने पहले लिख दिया और उसके बाद मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आज हम देखेंगे जो उसके बाद जो न्यूटन ने जो उनके सर पे जो सेब गिरा था, उन्होंने इस फोर्स के बारे में ग्रेविटेशनल फोर्स को निकालने का, उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स को निकालने का, उसके बाद उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स को निकालने का एक फार्मूला दिया था, अपना एक थ्योरी दिया जो फोर्स कैसे निकाला जाता है। उन्होंने एक थ्योरी दिया जिसे हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या कहते हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसी का दूसरा नाम क्या है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसे हम और नाम देते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हो सकता है आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, वो गिवन यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसने दिया? या ऐसा आ सकता है वो गिवन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया? इसका आंसर जो न्यूटन दिया। उन्होंने जो थ्योरी दिया, क्या दिया, उसका प्रिंसिपल क्या था, मैं उसी बारे में उनकी प्रिंसिपल को मैं बात कर रहा हूँ। उसने बोला था एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स, everybody in the universe attracts every another body with a force। ये बात तो मैंने कल ही बोल दिया था। यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। मैंने कल ही बात तो मैंने बोल दिया था, और वही बात न्यूटन साहब बोल रहे हैं। एवरीबॉडी इन द यूनिवर्स, इस यूनिवर्स में, इस विश्व में जितने भी वस्तु होते हैं, इस यूनिवर्स में जितने भी वस्तु होते हैं, एवरी अट्रैक्ट्स, वे अट्रैक्ट करते हैं। किसको अट्रैक्ट करते हैं? एवरी अनोदर बॉडी। इस विश्व में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वे दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। और वो फोर्स कौन सा होता है? मैंने तो कल ही बोल दिया था, उस फोर्स को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो फोर्स जो होता है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बात को ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses and inversely proportional to the square of distance between them। क्या होता है? तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो काम करता है, वर्क करता है, उसी फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स करते हैं। और वही ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज।
उन दोनों ऑब्जेक्ट के जो मास होता है उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच के जो डिस्टेंस होते हैं उनके डिस्टेंस के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो आप जानते ही होंगे, क्लास 8 में शायद एक चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, उसमें आप पढ़े होंगे। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो थोड़ा मोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं, और उसके बावजूद यदि आपको समझ में ना आए तो मैं एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैं एक नया वीडियो बनाने में आपको इन्वाइट करूँगा। देखिए ये साइन जो होता है, इस साइन को हम क्या बोलते हैं? इस साइन को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल। मैं क्या बता रहा हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो साइन है ये, इस साइन को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल। इस साइन को हम क्या बोलते हैं? प्रोपोर्शनल। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? यदि मैं उतना बात को मैं लंबा चौड़ा नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं शॉर्ट में बताना चाह रहा हूँ। यदि आपको ज़्यादा परेशानी होगी मैं इसके लिए मैं नया वीडियो बना के मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? यदि मैं आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हूँ, मतलब यदि आपका वैल्यू बढ़ेगा तो मेरा वैल्यू भी बढ़ेगा। यदि मैं आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हूँ तो मतलब यदि आपका वैल्यू बढ़ेगा तो मेरा भी वैल्यू बढ़ेगा। जैसे कि मेरा, सही बात, आप स्टूडेंट हो, आपकी जितना वैल्यू बढ़ेगा उतना ही मेरा भी वैल्यू बढ़ेगा। आप जितना आप अच्छा करोगे, आप बेस्ट परफॉर्मेंस करोगे आप अपने लाइफ में, उतना मेरा भी वैल्यू बढ़ेगा। इसी प्रकार मैंने बोला आपका जैसा जैसा वैल्यू बढ़ेगा ऐसा ही मेरा भी वैल्यू बढ़ेगा। इसीलिए स्टूडेंट के जो वैल्यू होते हैं, स्टूडेंट का जैसा इमेज बनेगा, स्टूडेंट के जैसे इमेज बढ़ेंगे वैसे टीचर के भी इमेज बढ़ेंगे। इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि आपके इमेज का प्रोपोर्शनल है मेरा इमेज, लेकिन आपका वैल्यू बढ़ेगा तो मेरा भी वैल्यू बढ़ेगा। और कुछ एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, इससे हट के। यदि मैं इसी का मैं उल्टा बोलूँ, यदि आपका वैल्यू बढ़ेगा, यदि आपके क्लास में एक आप हो, एक आपके दोस्त, आप दोनों कॉम्पिटिटर हो, एक लड़का है एक लड़का है, ये दोनों कॉम्पिटिटर। यदि ये बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे, यदि ये बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं, यदि ये अच्छा परफॉर्मेंस यदि ये लड़का करता है ए, तो बी का वैल्यू घट जाएगा। बी का वैल्यू घटेगा कि नहीं घटेगा? जैसे जैसे इनका क्लास में नाम चलेगा, वर्चस्व चलेगा, नहीं लड़का पढ़ने में अच्छा है, इसका वर्चस्व घटता चला जाएगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? इसीलिए यदि इसका वैल्यू बढ़ेगा तो इसका वैल्यू घटेगा क्लास में। इसीलिए मैं कह सकता हूं ए का जो वैल्यू है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कौन? डी का वैल्यू। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल को आप समझ गए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यदि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? यदि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। अब उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, इस बात को ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करना चाहते। अब देखिए, तो इन्होंने जो बोला न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यही है जो मैंने अभी बोला था, एवरी बॉडी इन द यूनिवर्स attracts a force to another body which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये हो सकता है एग्जाम में याद है, और ये तो ज़्यादातर एग्जाम में आते ही। आपके एग्जाम में डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है, आपके एग्जाम में ये डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है, आप इसे अच्छा से रिवाइज कर सकते हो। तो अब जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो डेरिवेशन है, मैं उसका डेरिवेशन मैं यहाँ पे आगे एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
तो मैंने यहाँ पे मान लिया एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए है, और ये जो है एक ऑब्जेक्ट है बी। क्या ऑब्जेक्ट ये बी। और इस वाले ऑब्जेक्ट का मास मैंने m1 मान लिया और इस वाले ऑब्जेक्ट का मास मैंने m2 मान लिया और इनके बीच को डिस्टेंस को मैंने d मान लिया। ये F फोर्स से ये जो ए ऑब्जेक्ट है, ये ए ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बी को F फोर्स से अटैक कर रहा है, अपने तरफ से खींच रहा है इसको। सॉरी मैं साइन गलत लगा दिया, साइन ऐसे लगा। ए क्या कर रहा है, बी को अपने तरफ अटैक कर रहा है, खींच रहा है। F फोर्स से यदि ए ऑब्जेक्ट बी को अपने तरफ यदि अट्रैक्ट कर रहा है तो F फोर्स से ही ऑब्जेक्ट बी भी ऑब्जेक्ट ए को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो दोनों का फोर्स इक्वल। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, लेट देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स। मैंने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट मान लिया, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हो गया ए और एक ऑब्जेक्ट बी। लेट देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी, ये और बी मैंने दो ऑब्जेक्ट मान लिया। व्हिच masses are m1 and m2, व्हिच masses are m1 and m2 रिस्पेक्टिवली। मैंने वर्ड का यूज किया है रिस्पेक्टिवली, अर्थात ए का मास m1 है और बी का जो मास है m2, क्या है m2 है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है मैंने मान लिया है d। उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस क्या है d। अब तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ यूनिवर्सल, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, क्या होता है, यही होता है ना कि जो फोर्स लगेगा वो फोर्स उनके मास के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो उनके फोर्स जो होगा उनके मास के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड डायरेक्टली एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। और ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जब मैं इस दोनों इक्वेशन में एक साथ लेता हूँ तो एक नया इक्वेशन बन जाता है इक्वेशन 3। तो क्या हो जाएगा, इस दोनों इक्वेशन जब मैं एक साथ लेता हूँ तो F प्रोपोर्शनल, ये बात याद रखना। अब F प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल है, F प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 इंटू m2 बाई टी स्क्वायर। मैं अभी बोला ना, इस साइन को मैं प्रोपोर्शनल बोलता हूँ। अब याद रखना, जब इस प्रोपोर्शनल साइन को हम उठाते हैं तो बीच में एक कांस्टेंट लगाना जरूरी रहता है। आप क्लास 8 में शायद पढ़े होंगे या कि नहीं पढ़े होंगे, तो मुझे लगता है आप शायद पढ़े हो या कि नहीं पढ़े होंगे, उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसके मैं प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो मैं एक वीडियो में जरूर दूंगा आपको। और ये प्रोपोर्शनल हटता है, एक कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट क्यों आता है मैं ये भी बताऊंगा। आप सीधा समझ लीजिए, ये प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो वैसे नहीं है जो सीधा हटा देंगे, प्रोपोर्शनल साइन हटाने के बाद कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है। वही मैंने इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के बाद मैंने यहाँ पे इक्वल टू दिया और इक्वल टू दिया। प्रोपोर्शनल साइन हटने के कारण यहाँ पे कांस्टेंट आया जी। एक प्रोपोर्शनल साइन जब भी हटेगा तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा ही आएगा, एक कांस्टेंट आया जी। और ये फोर्स को निकालने का एक फॉर्मूला आपको मिल गया, F इक्वल टू G इंटू m1 इंटू m2 बाई डी स्क्वायर, वेयर G इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये G क्या, यहाँ पे G को हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और याद रखिएगा एग्जाम में ऐसा आ सकता है, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो द SI यूनिट ऑफ G क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हो सकता है आपके एग्जाम में ये भी इसका भी डेरिवेशन आपसे पूछ सकता है, इसका डेरिवेशन द SI यूनिट ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका भी डेरिवेशन आपको पूछ सकता है। मैं इसका भी डेरिवेशन में आपको बताऊंगा। और याद रखिएगा द वैल्यू ऑफ G क्या होता है, इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू हमेशा फिक्स रहता है, इसका वैल्यू कभी भी नहीं घटेगा, इसका वैल्यू
कभी भी नहीं घटेगा। और इसका वैल्यू क्या होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। और ये वैल्यू किसने दिया था? ये जी को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका वैल्यू क्या होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। और ये वैल्यू जो है जी का किसने दिया था? ये दिया था द वैल्यू ऑफ जी इज गिवन बाय हेनरी कैवेंडिश। याद रखिएगा, ये भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपको क्वेश्चन आ सकता है। और शायद मैं आपको एक बात बताना मैं भूल गया था। एक बात मैं बताना मैं यहाँ भूल गया, बता दिया। देखो भाई, ये फोर्स जो लगेंगे, ये ऑब्जेक्ट ए जो है ऑब्जेक्ट बी को अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और ऑब्जेक्ट बी जो है ऑब्जेक्ट ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? इस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? सो ध्यान दीजिएगा, द force of direction the force of direction is along to the line joining the force of direction is along to the line joining center of object A and object B. The force of direction is along to the line of joining center of object A and object B. ये जो ऑब्जेक्ट है M1, सॉरी ये जो ऑब्जेक्ट है A और दूसरा ऑब्जेक्ट है B, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगेगा इसका डायरेक्शन क्या होगा? इनके सेंटर और इनके सेंटर को मिलाने वाली लाइन के अलाउंग ही इस फोर्स का डायरेक्शन होगा। समझ गए? तो सेंटर का बात हम क्यों कर रहे हैं? अभी मैंने क्या बोला? द फोर्स ऑफ डायरेक्शन इज अलाउंग टू द लाइन joining center of object A and B. ऑब्जेक्ट A के सेंटर और ऑब्जेक्ट B के सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन होगा, उसी लाइन के अलाउंग इस फोर्स का डायरेक्शन होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ये इस ऑब्जेक्ट का जो फोर्स, जो याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगता है, फोर्स जो लगाते हैं वे अपने सेंटर से ही लगाते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो लगाते हैं वे अपने सेंटर से ही लगाते हैं। इसीलिए उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग टू द लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट ए एंड सेंटर ऑफ जी। और ये जो इक्वेशन 2 है, ये जो इक्वेशन 2 है, इसे हम क्या कहते हैं? हम यहाँ क्या लिखे? F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। इसे हम क्या कहते हैं? इक्वेशन 2 is known as inverse square law।
आपसे एग्जाम में ऐसा ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या होता है, इसी को इनवर्स स्क्वायर लॉ इसे हम अब थोड़ा सा एक दो थ्योरम और पढ़ेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे। इस बेस पे जितने भी न्यूमेरिकल होते हैं बेसिक से लेकर के एक जो लेवल होता है, जो आपकी क्लास की जो लेवल है, उस लेवल तक मैं हर एक न्यूमेरिकल का मैं प्रैक्टिस करूँगा। तो इसे साफ कर तो एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम में। वो क्वेश्चन क्या आता है, लेट मैंने भी बोला जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो यूनिट होता है क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हो सकता है आपसे बोल दे डेरिवेशन में आपके साथ क्वेश्चन आ सकता है, लेट्स डिराइव द यूनिट फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है वो अभी मैंने बोला, प्रोपोर्शनल का साइन हटने के बाद जो कांस्टेंट आता है वो जी, उसी को हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो आपके एग्जाम में ऐसा आ सकता है कि बोल देगा लेट्स डिराइव द यूनिट फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट अर्थात ऐसा यूनिट आप ड्राइव कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। कैसे बनाएंगे इसको, वी नो दैट हम जानते हैं कि F इक्वल टू जी इंटू m1 इंटू m2 बाय डी, ये बात हम जानते हैं। और वो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर में आप याद किए होंगे, फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन। जी का मुझे ऐसा यूनिट मुझे निकालना है। मास, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, केजी। केजी दो बार केजी इंटू केजी स्क्वायर आ जाएगा, बटा डिस्टेंस, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, तो मीटर का स्क्वायर। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको न्यूटन को n को m स्क्वायर जब मल्टीप्लाई कीजिएगा आ जाएगा n m स्क्वायर, आइए आ जाएगा इसके नीचे अपॉन केजी स्क्वायर। यही आ गया जी का ऐसा यूनिट। और आप एक्सपोनेंट चैप्टर क्लास 8 में आपको पढ़े होंगे मैथ में, ये पावर जब ऊपर जाता है तो माइनस में आ जाता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो जी का जो ऐसा यूनिट है वो क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आपका ऐसा डेरिवेशन एग्जाम में आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या लिया हुआ, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है, शायद एक बार 2013 में लिया गया था, 2013, 17 और 20 में भी पूछा गया है। इस बार भी शायद चांस बनता है इस क्वेश्चन को पूछने का। क्वेश्चन क्या है, द अर्थ इज एक्टेड अपॉन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन इवन थॉ इट डज नॉट फॉल इनटू द सन। ये क्या कह रहा है कि पृथ्वी जो है, अर्थ जो है, अर्थ पे सन का ग्रेविटेशनल फोर्स तो इस पर लग रहा है। जी हाँ लग रहा है। जब ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसके नजदीक जाता है या नहीं जाता है। लेकिन जब अर्थ पे इस सन का अर्थात इस सूर्य का जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इसके नजदीक नहीं जाता, इसके पास से नहीं चला जाता है, इसके पास ना जा करके इसके तरफ ये राउंड करता है। ऐसा क्यों ऐसा होता है, हम ये कहना चाह रहा हूँ, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि ये हो गया आपको सन, सूर्य हो गया कोई सन हो गया, ये हो गया आपका ऑर्बिट, ये क्या हो गया आपका ऑर्बिट, और इस ऑर्बिट पे यहाँ पर क्या है, अर्थ। क्या है, अर्थ। अर्थ क्या करता है, इसके ऑर्बिट पे चक्कर मारता है। क्या करता है, इस पे चक्कर लगता है। जबकि इस सन का इस अर्थ पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, इस डायरेक्शन अपनी तरफ खींचता है इसको। जब इस अर्थ पे इस सन का ग्रेविटेशनल फोर्स जब लगता है इसके पास ये जाना चाहिए, ये घिंचा के इसके पास आ जाना चाहिए था,
लेकिन इसके पास नहीं आता, इसके ऑर्बिट पे चक्कर काटता है ऐसे करके। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए होता है